अस्सलाम वालेकुम जी, इनको हौसला देना है उसके पास है, अभी भी कुछ रखते हैं, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, कैंटीन वाला जो है वो खाली हो गया। हमने पिछली 2 क्लासों को इतना लौटा दिया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। कुछ पढ़ के आए बड़ा मजेदार था आप लोग। ये कोई वीरानी नजर आई पढ़ने वाली बात है। आपने कोई 2 सफ़े पढ़ने थे या 2.25 सफ़े पढ़ने थे। एक तो हमने देखना था मेमोरेंडम में चेंजेस। मेमोरेंडम की रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में चेंज तो होती है बड़े वाले तरीके से, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, एसईसी को अप्लाई करें, वो देखेगा क्रेडिटर्स मेंबर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करेगा और उसके बाद जाके आपको इजाजत देगा। फिर जो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर सिर्फ शहर चेंज हो रहा है, अगर सिर्फ एड्रेस चेंज हो रहा है, फिर तो आपने रजिस्ट्रार को अलग से बताना है, फिर तो वो सारे लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज होती है तो सादा चेंज सादा प्रोसेस से हो जाएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्ट्रार जमा कराते हैं। वो कौन सी चेंज है जो बड़ा प्रोसेस रिक्वायर करती है? अगर लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर बड़ा वाला प्रोसेस फॉलो होगा, हम उसके मुताबिक चेंज कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या करते हैं? हमेशा खुद से बनाते हैं, बना के रजिस्टर कराते हैं। कल आप नहीं आए थे, ठीक नहीं तो कल वाली बात थोड़ी सी तो याद होगी। अच्छा, आए भी नहीं थे जी, नहीं है कल भी ऐसा ही हो रहा था। आप ये बारियां लगाई हैं सबने ना, तो पुराने जमाने में ऐसा होता था, मैंने पता नहीं शायद एग्जांपल दी थी सैनमा वाली। हाँ, तो वो मतलब इस तरह से ना, वो पुराने जमाने में ये होता था कि चेकर जो है वो जब सिनेमा में लोग मूवी देखने जाते थे तो या चेकर फर्स्ट हाफ में चेक करता था या सेकंड हाफ में चेक करता था। तो लोग उस हिसाब से ना बारियां लगा लेते थे कि पता लगता था कि जो शो के शुरू के 8-10 दिन है ना, उसमें चेकर पहले वाले हाफ में आता लाजमी। तो लोग क्या करते थे कि सेकंड हाफ में अंदर पहुंच जाते थे कि चेकर में तो आना नहीं है और मूवी देख लेते थे। और फिर जब आखिरी दिनों में जब आगे जरा ठंडा हो जाता था काम, तो चेकर फर्स्ट हाफ में नहीं सेकंड हाफ में आया करता था, तो उस वक्त फर्स्ट हाफ में जाके वो मूवी देख लेते थे, फिर बाद में उसको रिकंसाइल करते थे। कुछ और काम ये होता था कि 2 दोस्त मिलके कहते थे हम दोनों फिल्म देखेंगे और दोनों सिनेमा में देखेंगे, टिकट खरीदने के पैसे एक होते थे, तो फिर आपस में डिवाइड कर लेते थे कि हाफ से पहले तुमने देखनी है, हाफ के बाद मैं देख लूंगा। और फिर एक दूसरे के साथ बैठ के उसको रिकंसाइल करते थे कि हाँ भाई वो मतलब एंड पे विलन मरा था, ये आया कहाँ से था वो तुम बताओ। तो शुरू की कहानी वो बताता था, एंड वाली कहानी वो, दोनों मिलके अपनी मूवी कंप्लीट कर लेते थे। तो मुझे इस क्लास में ना ऐसी बहुत फील आ रही है कि कुछ लोग हैं जो इवन डे पे आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ऑड डे पे आ रहे हैं। कल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, वो पिछले दिन नहीं आए थे। आज अगर आप लोगों से पूछो तो आप कल नहीं आए थे, तो इसका मतलब है कल आप नहीं थे और कल जो थे वो उससे पिछले दिन नहीं थे, तो शायद उस पिछले दिन आप लोग मौजूद थे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वो किया है कि जो डेट का नंबर 2 पे डिवाइड होता है उस पर मैंने आना है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होना उस पर तुमने आना है। तो इस तरह से हम लोग आधी क्लासें ले लेंगे और एक दूसरे के साथ बैठ के हॉस्टल में देख लिया करेंगे कि तुमने क्या पढ़ा और तुमने क्या पढ़ा, रिकंसाइल कर लेंगे। तो मुझे इस क्लास को लेके ना ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोग इस तरह का मजाक कर रहे हैं। जो आज इन सारी चीजों से टेंशन में आके ना, अभी जो टाइम टेबल वगैरह अगले सेशन की प्लानिंग हो रही थी ना, तो उसमें ना टाइम मेरा एमएफए के लिए नहीं निकल पा रहा था। और जवाद साहब का फुल टाइम अगर एमएफए के लिए निकाल रहे थे तो वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बन रहा था, जिससे क्लैश आ रहे थे। तो फिर मैंने एक बड़ी हसीन सजेशन दी, मैंने कहा कि आप कंपनी लॉग कर दें 3 दिन, once a week, 3 days a week। ठीक, वैसे भी एक दिन टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब वही बात है कि 3 दिन कर दें और 1 दिन टेस्ट हो, तो तकरीबन आज इस वाली क्लास से 1 दिन के फासले पे होंगे। ये वाली क्लास में भी इतना टाइम था कि हम लोग खत्म करके अब दोबारा से खत्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो जो आगे तो 2-3 दिन बचे वो मेरे एमएफए के लिए निकाल ले। मतलब आप अगले अटेम्प्ट में एमएफए, मतलब अभी एक सजेशन हुई है, मतलब उसमें कि एमएफए के अंदर जो मैनेजरियल पोर्शन, एमएफए असल में मिक्स पेपर है जी, न्यूमेरिकल और थ्योरी। तो मैं ऑनलाइन तो कई लोगों के साथ मिक्स होके ये पेपर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकली इस दफा टाइम नहीं था, ऑफर ही नहीं हुआ। तो अगली दफा जो ऑफर हो रहा है तो उसमें अभी इस तरह, मतलब कहने का मतलब है मैं बताना ही चाह रहा था कि इस क्लास को लेके मुझे ये था कि ये तो 3 दिन भी बहुत है, जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं, कम से कम बच्चे आए तो सही, उन्हें पता हो कि हाँ 3 दिन आना है।
जितना भी लोग गैर जरूरी समझना शुरू हो गए कंपनी लॉ को, तो चलो ठीक है वो 3 दिन आए और बाकी दिन जो है वो कीमती सब्जेक्ट के ऊपर लग जाए जो लोगों की नजर में मोतबर हो। तो खैर मतलब ये हमारा भी कसूर है, हम जरा आसान करके बता रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ना कंपनी लॉ रुल जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ये तो ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, हमने उस तरह से डराया नहीं, तो उसकी वजह से बस फिर अब ये है कि बारियां लगी हुई है, किसी दिन किसी ने आना है, किसी दिन किसी ने आना है। खैर बात हो रही थी आर्टिकल्स की। ये वाले भाई कल आप आए थे, कल ये आर्टिकल्स कैसे बनाए जाते हैं? घबरा के नहीं, इजी होकर रिलैक्स होकर, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप गलत भी बताएंगे तो मैंने कुछ थोड़ी कहना है, कम से कम आके बता तो रहे हैं, जो नहीं है मैं तो उन पे दुखी हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंपनी चलाने के लिए वो चाहिए। अब चंद दोस्त हैं वो मिलकर कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, तो क्या वो हमेशा आर्टिकल बैठ के लिखेंगे और उसको रजिस्टर कराएंगे या कोई और तरीका है? चाहे तो मतलब रजिस्टर करवाते हैं, अगर नहीं करवाना चाह रहे तो टेबल ए को फॉलो। वेरी गुड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो अपने आर्टिकल्स खुद से बनाएं और रजिस्टर करवा लें, नहीं तो बना बनाया एक फॉर्मेट उठा लें जो कि टेबल ए है और टेबल ए को फॉलो करना शुरू कर दें। बिल्कुल। ये बाकी कंपनियां क्या करेंगी? जो ऑलरेडी है वो एससीसीबी का प्रिस्क्राइब है वही करेंगे जी, बाकी कंपनियां खुद से बनाएंगी, उन्हें लाजमी बनाने पड़ेंगे, खुद से बना के रजिस्टर कराएं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को लोगों ने ये ऑप्शन दी थी कि या तो खुद बनाओ या हमसे एक फॉर्मेट पकड़ लो, वो फॉर्मेट पे बड़े आइडियल से हमने आर्टिकल्स बना के दे दिए, तो बाकी कंपनियों को अपने आर्टिकल्स खुद बना के रजिस्टर करने पड़ेंगे। जब बाकी कंपनियां, वो एंड वाले भाई आप आए थे कल, जो बाकी कंपनियां जब अपने आर्टिकल खुद बनाएंगी तो क्या कंपनीज एक्ट ने उनको कोई एडिशनल गाइडेंस दी है कि आपने ये चीज उसमें लाजमी लिखनी है बाकी सारी चीजों के अलावा? कोई खास बात जो कि गारंटी लिमिटेड या अनलिमिटेड कंपनियों ने अलग से लिखनी हो? आगे वाले भाई, नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर्स। अगर आप हैविंग शेयर कैपिटल हैं तो शेयर्स का बताएं, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ मेंबर्स। ये एक लाइन कीमती होती है सी लॉ के अंदर, क्योंकि वो मिस हो गई, नंबर जाया हो गया। ठीक है, आर्टिकल्स में तमाम मेंबर्स के राइट्स और वो सारी चीजें भी बताई जाती हैं। टेबल ए के मुताबिक अगर बताएं तो टेबल ए एक फॉर्मेट है जिसमें कुछ चीजें पहले से दी हुई हैं। कोई 8 बातें टेबल ए की बता सकते हैं? 8 डायरेक्टर्स की पावर्स, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट चले मान ले बात, शेयर कैपिटल ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर का फॉर्म, ट्रांसफर से रिलेटेड 3-4 तरह के अकाउंट्स, फिर मीटिंग के चैप्टर में चले जाएं। मीटिंग, जनरल मीटिंग, नोटिस, प्रॉक्सी, तो वाइंडिंग अप, इंडेमनिटी, मतलब इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रट्टा मारें, उसको इतनी दफा देख लें कि आप पेपर में उनमें से कुछ लिखने की पोजीशन में है, अगर खुदा ना खास्ता सवाल आ जाए ठीक हो गया। टेबल ए कितना एप्लीकेबल होता है अगर आप उसे फॉलो करें तो 100%, और अगर आप अपना बना रहे हैं तो क्या फिर भी टेबल ए थोड़ा सा फॉलो होगा? जो मिसिंग एलिमेंट है वो टेबल ए का फॉलो होगा, और जो मिसिंग नहीं है उसमें आपका बनाए हुए आर्टिकल्स काउंट होंगे। आर्टिकल्स में चेंज किबला आप कल आए थे, आर्टिकल्स में चेंज कैसे करें? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और रजिस्ट्रार को जमा करा दें, हो गई चेंज। अगर ये चेंज थोड़ा तकलीफ दे, कुछ लोगों के राइट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं, फिर क्या होगा? जिनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं उनकी 3/4 मेजॉरिटी से भी का मतलब पता है क्या है? कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करनी ही करनी है, इन लोगों से भी उसकी 3/4 मेजॉरिटी से अप्रूवल ले लेनी है, तो फिर वो वाली क्लॉज चेंज होगी। फिर क्या होगा? तो कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 में कोई सवाल? सर ये एससीसीपी के होली और पार्शली का क्या सीन है? जी, होली और पार्शली। आपने एससीसीपी से कहा कि हमने रजिस्टर ऑफिस भी चेंज करना है, हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में ये 3 चेंजेस करनी है, आपने 4 चेंजेस बताए, आप दोनों क्लॉजेस चेंज कर रहे हैं, एससीसीपी को अप्लाई किया, एससीसीपी ने आपकी 4 चीजों में से कहा अच्छा ये 2 अलाउ कर देते हैं, 2 अलाउ नहीं करते, उनकी मर्जी, उन्हें कह दिया चारों अलाउ कर देते हैं,
उनकी मर्जी। उन्होंने कहा चारों रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी मर्जी। हम तो ये लेके खामोश हो जाते हैं ना, एससीसीपी से इजाजत ले लेंगे। एससीसीपी इजाजत ना देना चाहे तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हम कह रहे हैं कि एससीसीपी के पास यहाँ टोटल इख्तियार होगा। एससीसीपी चाहे तो सारी बात मान ले, चाहे तो सारी रिजेक्ट कर ले, या होली मान ले या इन पार्ट मान ले, यानी कि कुछ मान ले कुछ ना माने। तो आपने जो चेंजेस सजेस्ट की हैं कि हमें ये चेंजेस करनी है, तो सारी की सारी भी ओके कर सकते हैं, कुछ ओके और कुछ नॉट ओके भी कर सकते हैं। है तो सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस की चारों से परमिशन देंगे, और अगर लाइसेंस एक्टिविटी वाला तो क्लियर है, अगर दो ही ऑप्शन है। हाँ मतलब देखें, जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में चेंज है ना, वो उसमें काफी सारी लाइंस आ जाती हैं। आपने कह दिया कि हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में चेंज करना चाहते हैं और ये पैराग्राफ लिखना चाहते हैं कि हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐसे करके होगी। उसके बीच में उन्होंने कहा कि ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सही नहीं लग रहे, इसका मतलब है कि फिर आप फलाना बिजनेस में भी घुस जाएंगे, आप इनको हटा दें। तो आपकी उस चेंज में से कुछ पोर्शन अगर वो माइनस करना चाहें, उनके पास इख्तियार है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट में कोई सवाल? रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस में डिफरेंस दोनों में फर्क हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस जहाँ पे खतो किताबत हो रही है। तो हो सकता है कंपनी के एक हेड ऑफिस हो, लेकिन हेड ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉइज, इतने सारे काम होते हो, और हम नहीं चाहते कि कोई अहम कागज यहाँ आके इधर हो जाए। तो हो सकता है कि डायरेक्टर अपने घर का एड्रेस दे दे रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस जहाँ कंपनी को भेजा गया खत समझा जाएगा कि ये कंपनी तक पहुंच गया। तो हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव के घर का एड्रेस हो सकता है ये कोई और बिजनेस प्लेस हो। ये हेड ऑफिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हेड ऑफिस एक मैनेजमेंट की टर्म है, कंपनी लॉ की टर्म नहीं है। ये इंतजामी एतबार से आप कहते हैं कि हेड ऑफिस हो जहाँ पे मेन लोग बैठे हुए हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं। सर ये जो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें वो रजिस्टर्ड ऑफिस ही अगर चेंज होगा उसी के बारे में जी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की चेंज है वो तब चेंज होगी जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज होगी। क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? सूबा। तो आसान अल्फाज में जब बड़ी वाली चेंज होगी ना, सूबा चेंज हो जाएगा। या एक ऐसे एरिया से जो पाकिस्तान का हिस्सा है, आप किसी सूबे में चले जाएंगे, यानी जब आप इस लेवल की चेंज करेंगे कि आपको वो जुमला बदलना पड़ेगी, हम पंजाब में रजिस्टर है फलाना, तो फिर ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन अगर खाली आपने उसका एड्रेस चेंज करना है तो फिर चेंज होने के 15 दिनों में बता दें। इसमें है ना कि इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड। जी जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड ऑफिस। हाँ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सूबे में है, आप बेसिकली आप रजिस्टर कहाँ हो रहे हैं, आप उस सूबे में रजिस्टर हो रहे हैं जहाँ आप मेन काम कर रहे हैं, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी उसी सूबे में ही होगा जिस सूबे में आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। जी सर आपको पूछा था कि आर्टिकल्स बनाता कौन है? ठीक है, कौन बनाता है? कौन बनाता है? कंपनी के सब्सक्राइबर्स देखेंगे, यानी कि जो बानी है वो देखेंगे कि क्या हम आर्टिकल्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, क्या हम में से कोई इतना सियाना है कि कंपनी लोगों को समझता हो, और अगर उनमें से कोई सियाना है तो बहुत अच्छी बात है, खुद बनाए। या फर्स्ट कर उनके पास कोई अच्छा एडवाइजर है, उसको पेमेंट करके उससे बनवा ले। लेकिन एक आसान ऑप्शन कंपनी लोगों ने खुद ही से दे दिया है, टेबल या डॉक्यूमेंट बना बनाया फॉर्मेट उठा ले, आपको दिक्कत करनी ही ना पड़े। ये कल हमने उसके ऊपर बात की थी कि वो क्या है, उसके अंदर चीजें किस तरह से, और उसको उठा लिया तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो इसमें तो हेडिंग्स है ना टेबल ए, उसमें सारा कुछ, उसमें सारा असल टेबल ए जो है वो कई सफ़ों पे है। असल में हमारे सिलेबस में सिर्फ उसकी वो है कि उसमें किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। ये इसमें से हर हेडिंग के नीचे 2-2, 3-3 पैराग्राफ लिखे गए, 84 क्लॉजेज हैं। मतलब आपको याद होगा ना, टेबल हमने लिखा था मेमोरेंडम हो या आर्टिकल्स हो, प्रिंटेड हो, वो डिवाइडेड इनटू नंबर्स हो, पैरास को नंबरिंग दी हुई हो, तो 84 पैराग्राफ्स हैं वहां पे उस टेबल ए में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जी सर इसमें अल्ट्रेशन में लिखा है कि जब वो एक्चुअली शिफ्ट होंगे तब हमें 15 डेज में बताना होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो इसमें हमने लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, यानी वो सारा प्रोसेस तो चल ही रहा है, लेकिन जब एक्चुअल शिफ्ट हुए तो इसका मतलब है उस वक्त एड्रेस भी बदल गया। जिस वक्त आप शिफ्ट हुए ना, तो हमने कहा था जब भी आप अपना एड्रेस बदलेंगे आपने 15 दिन में बताना है। तो वो कहना ही चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप रजिस्टर ऑफिस क्लॉज की चेंज को फॉलो करते हुए वो सारी चीजें फॉलो करते करते ये भूल जाएं कि आपने एड्रेस का चेंज अलग से भी बताना होता है। ये अलग से भी, ये अलग से बताना है। ये जो लास्ट में है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल, जी ये पूरा याद रखना। ये जो टेबल एमसीक्यू में आ सकता है, खुदा ना खास्ता, मतलब एक टेबल सा दे दिया जिसमें कह दिया ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वालों का फॉर्मेट टेबल एफ में है, फलाना वालों का टेबल इसमें है, वो एमसीक्यू बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से सवाल नहीं आ सकता, लेकिन इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करूं। मैं कहती ये वाली कंपनी ये वाला फॉर्मेट है, ये वाली कंपनी ये वाला फॉर्मेट, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
सर जिस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले पेपर में शायद वो टेबल एफ के बारे में शायद पूछा, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा याद आ रहा है। जी सर सर, जी ये जब हम अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हैं उसमें 15 दिन बाद बताना होता है, तो ठीक। 30 दिन बाद वैसे ही अल्टर्ड मेमोरेंडम देना होता है रजिस्ट्रार को, तो फिर 15 दिन में क्यों यानी कानून में अल्फाज लिखे हुए हैं कि अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंट में किसी भी वक्त कोई अपना चेंज हुआ हुआ एड्रेस बता दिया तो इट शैल नॉट बी कंसिडर अ ड्यू नोटिस। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे चलो उस वाले कागज से खुद ही पढ़ लेंगे, हम क्यों दिक्कत करें, नहीं, ये आपने करना ही करना है, अलग से करना है, ये हमेशा करना है। जी सर ये आर्टिकल्स में फर्स्ट लाइन यूर बायलॉज ऑफ कंपनी सब आर्टिकल्स कंपनी के बायलॉज हैं, बायलॉज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे आईकेप है ना, आईकेप का कानून है, फिर आईकेप के बायलॉज हैं जिसको हमने फॉलो करना है, जो डिटेल रूल्स हैं। ऑर्डिनेंस होता है जो कि ओवरऑल बताता है, तो आईकेप का एक ऑर्डिनेंस है जो ओवरऑल है, फिर आईकेप के कुछ बायलॉज हैं कि हमने किस तरह से चीजों को करना है। तो इसी तरह से आर्टिकल्स मेमोरेंडम के बायलॉज है, मेमोरेंडम है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल्स हैं उसके रूल्स के, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने चलना कैसे है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेकर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपके आइन को कहते हैं, तो ये वर्ड उन्होंने जरा भारी से इस्तेमाल किया, वो कहना चाह रहे हैं कि जो मेमोरेंडम है वो कंपनी की ओवरऑल शनाख्त है, उसका ओवरऑल आइन है, और उसके जो अंदर डिटेल रूल्स हैं वो क्या है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स वो बायलॉज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, उसके अंडर आते हैं। मेमोरेंडम को हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कैसे? जी सर आपने ये मैंने आईडी कार्ड जो था कंपनी का वो किसको कहा था? मैंने मेमोरेंडम ठीक है। एम शुगल में, मतलब समझने के लिए शनाख्त कि वो शनाख्त है ना, वो एक कागज के ऊपर सारी पहचान हो जाती है। लेकिन अगर डिटेल कहानी देखनी हो कि कैसे चलेगी, क्या होगा, वो कहाँ नजर आएगी, वो आर्टिकल में नजर आएगी। जी ये एक लाइन है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट डिस्पाइट एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और मेमोरेंडम और आर्टिकल इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट। बिल्कुल, कंपनी अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जो कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी है, वैलिड नहीं होगा। कंपनी आर्टिकल में एक जुमला लिख दे जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, वैलिड नहीं होगा। मेमोरेंडम में एक जुमला लिख दे, वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब है सबसे ऊपर है एक्ट, एक्ट के नीचे है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के नीचे है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के नीचे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, रेजोल्यूशंस, कंपनी की करारदादें, ये इस तरह से। तो इसमें इनमें से अगर कोई भी चीज एक्ट के अगेंस्ट जाएगी तो जिस हद तक गई है उस हद तक बेकार हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। आर्टिकल में अगर 25 बातें लिखी हैं और 2 एक्ट के खिलाफ लिखी हैं तो हम कहेंगे 23 बातें लिखी हैं, उन 2 की हैसियत ही खत्म हो गई, वो 2 गलत है। जो एक्ट के अगेंस्ट आ गई वो गलत। एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा, ओवरराइड का मतलब है वो ज्यादा छा जाएगा, वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा मेमोरेंडम को, आर्टिकल्स को, रेजोल्यूशंस को और कॉन्ट्रैक्ट्स को। जी सर इस तरह हो सकता है कि लॉन्ग प्रोसेस में एससीसीपी परमिशन दे, रजिस्ट्रार एडमिशन ना दे। अगर क्या हो, एससीसीपी परमिशन दे और रजिस्ट्रार ना दे परमिशन। एससीसीपी हमें परमिशन दे और रजिस्ट्रार हमें परमिशन ना दे। देखिए एससीसीपी हायर अथॉरिटी है, जब एससीसीपी ने ओके कर दिया तो आप याद करेंगे वहाँ प्रोसेस में लिखा हुआ है कि एससीसीपी उस परमिशन की एक कॉपी हमें भेजेगा और एक कॉपी खुद से रजिस्ट्रार को भेज देगा। वो एक तरह का ऑर्डर होता है कि अब आपने इसको फॉलो करना है। तो ये चीज नहीं है, जब एससीसीपी ओके कर रहा है तो फिर रजिस्ट्रार उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता क्योंकि फाइनल अथॉरिटी एससीसीपी है। जी सर हम कहीं लिख रहे हैं कि शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार और कहीं है नोटिफाइड टू रजिस्ट्रार, हाँ। दोनों में डिफरेंस है? असल में एक है रजिस्ट्रार को जस्ट बता देना, इन्फॉर्म कर देना किसी भी तरीके से, वो नोटिफाइड है। फाइल का मतलब है एक कागज, कोई ना कोई कागज जमा कराया जा रहा है, कोई मतलब मेमोरेंडम, कोई आर्टिकल, कोई मीटिंग के मिनट्स, कोई रेजोल्यूशन की कॉपी। तो जब एक कागज जमा करा रहे हैं ना, कोई भी कागज जमा होता है तो हम कहते हैं वो फाइल की है। तो वो भी एक किस्म का बताना ही है, मतलब बिल्कुल वो भी एक तरह का बताना ही है, बस उसमें वो विद डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। जी चैप्टर 2 में कोई सवाल अच्छी तरह से, ताकि बाद में गिला ना रहे। टेस्ट की डिस्कशन वो हुई है, आपने आते ही क्यों नहीं मुझे बताया? मैं इतनी देर से सवाल पे सवाल खींची जा रहा हूँ। दिखाएं फिर चैप्टर में क्या होगा। एक काम करते हैं, एक दिन सिर्फ एक दिन आके कर लेते हैं, क्योंकि ना असल में ये जब नजर आ रहा है उसके बाद ना मेरे से रहा नहीं जा रहा है कि ये आज का दिन गुजर जाए और चैप्टर खत्म ना हो। ये भी छोटा सा है, ये तो बहुत छोटा सा है और इसका मतलब 2.25 सफ़े में से वो जो पहिया सफ़ा एक्स्ट्रा है ना, वो हमने पहले से पढ़ा। शेयर वो जो चेंज करने के, राइट चेंज करने का जो लिंक,
मजेदार सा चैप्टर है, आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड कर रहा है कंपनियों के बारे में, कंपनियों के शेयर कैपिटल के बारे में, और वो भाई गाइड है। एक भाई ने मेरे से पोस्ट रिजल्ट की क्लास में सवाल पूछा था, सर शेयर कैपिटल क्या होता है, तो मुझे उस दिन बड़ा समझ आ गई थी कि उनको मतलब वो बेस वगैरह क्लियर नहीं है, तो मैंने उनको खास तौर पे कहा था कि जब हमारे शुरू के चैप्टर्स चल रहे होंगे आपने लाजमी क्लास में रहना है, और आज वो भाई मौजूद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड में आ जाए। नहीं होगा। पता नहीं, कोई बात है कि वो रिकॉर्डिंग भी ये एक तजर्बा ही है, वो पता नहीं कितना कोई तजर्बा कामयाब रह पाता है। कई दफा तो ये ऑन भी नहीं हुआ होता, सच में ऑन है, नजर कितना है, ऑन साफ नजर आ रहा है। ठीक है जी। नीचे से वो हालांकि इसे ज्यादा गहरा भी कर सकते हैं, लहरें इतनी सारी आ रही हैं इसमें। फिलहाल कैमरा भी बस आवाज ही चाहिए, बस आवाज ही चाहिए। शेयर कैपिटल, शेयर इज अ शेयर इन शेयर। शेयर की बहुत ही रोमांचक सी डेफिनेशन, शेयर इज अ शेयर इन शेयर। तो शेयर कैपिटल में एक शेयर को, कंपनी की शेयर कैपिटल में जो एक हिस्सा है उसको शेयर कहते हैं। अब शेयर कैपिटल की कुछ खसूसियात हैं। ये बेसिकली क्या होता है, कागज का टुकड़ा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछे आप तुम्हारे पास किस उस कंपनी के शेयर, उसने कहा 2000 शेयर हैं, तो आप फिर उससे पूछे कहाँ रखते होगे, 2000 शेयर तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो कहाँ रखता होगा 2000 शेयर, कागज का एक कागज पे लिखा होता होगा कि 2000 शेयर है। बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट एक कागज है जो एविडेंस कर रहा है कि यस ये शख्स इन शेयर्स का मालिक है। एक कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल उस पर लिखा रहा होता है, कंपनी का नाम लिखा रहा होता है, कंपनी की सील लगी हुई होती है, कंपनी के कितने शेयर्स हैं, उनकी क्या फेस वैल्यू वो लिखा रहा होता है। फिर लिखा रहा होता है ये वाले बंदे के हाथ में जो 2000 शेयर्स हैं, मतलब कितने शेयर्स हैं, शेयर नंबर कौन से लेके शेयर नंबर कौन से तक इसके पास है, इस बंदे का एड्रेस, इस बंदे की डिटेल्स क्या है, वो सब आती होती है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक तरह की रसीद होती है कि आपके हाथ में इतने शेयर हैं। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी होती है, तो फिर क्या होता है, सीटीसी इन्वॉल्व होता है। अगर मेरे पास 2000 शेयर और मैं चाहता हूँ उनको ऑनलाइन बेचूं, मैं वो 2000 शेयर्स का सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा उठाऊंगा और मैं जमा करा दूंगा सीडीसी के पास, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास। मैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को कागज का टुकड़ा पकड़ा के कहूंगा कि ये मेरे ऑनलाइन में ऐड कर दें, तो मेरा जो उनके पास अकाउंट ओपन हुआ होगा वो उसमें ऑनलाइन क्रिएट कर देंगे और फिजिकल कागज अपने पास रखेंगे। ध्यान में रहेगा, फिजिकल कागज अपने पास रख लेंगे और मुझे ऑनलाइन शेयर जनरेट कर देंगे। जो ऑनलाइन शेयर है ना, इनको हम कहते हैं बुक एंट्री शेयर्स, कि ऑनलाइन क्रिएट हो गए। अब जरा शेयर और शेयर सर्टिफिकेट की कुछ खसूसियात देखते हैं। किताब ने कहा कि शेयर और शेयर सर्टिफिकेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एसेट की एक किस्म है। मैंने शेयर्स खरीदे हुए तो मेरे हाथ में एक एसेट है। कैरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इस शेयर्स के बदले मुझे कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ ऑब्लिगेशन मिलेंगी। राइट्स क्या है, मैं कंपनी के प्रॉफिट्स का हिस्सेदार हूँ, कंपनी बंद होती है तो मैं उसमें उतने परसेंट का हिस्सेदार हूँ जितने परसेंट का मैं मेंबर हूँ। ऑब्लिगेशन क्या है, अगर मैंने पूरे पैसे नहीं दिए हुए तो वाइंडिंग अप में मैं कंट्रीब्यूटरी बन सकता हूँ। ऑब्लिगेशन क्या है, हो सकता है मैंने शेयर ऐसी कंपनी में खरीदा हो जो गारंटी लिमिटेड है, तो हो सकता है मुझे गारंटी भी। तो शेयर बेसिकली सिर्फ एक कागज नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राइट्स और कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एंड इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक ऐसा एसेट है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है। शेयर जब भी इशू होगा कंपनी उसके पूरे पैसे लेगी। शेयर मस्ट बी पेड फॉर इन फुल, हमेशा इसकी पूरी पेमेंट होनी चाहिए, उधार नहीं होगा। 1984 के ऑर्डिनेंस से लेके अभी तक रूल ये है कि शेयर फुली पे होगा, पार्टली पे नहीं होगा। 1984 से पीछे ऐसे शेयर हो सकते हैं जिनकी पूरी पेमेंट ना हुई हो। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक शेयर की पूरी पेमेंट नहीं हुई तो जिस बंदे के जिम्मे वो पैसे वाजिब बुलाता है वो वाइंडिंग अप के वक्त वो उतने पैसे देने का उसको जिम्मेदारी। हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। एक सर्टिफिकेट जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ये एक एविडेंस होता है ऑफ द टाइटल ऑफ पर्सन टू सच शेयर्स, अगर फिजिकल हो, या और इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। तो या तो फिजिकल कागज होगा आपका एविडेंस, या एक बुक एंट्री फॉर्म यानी कि सीडीसी में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री होगी जो बताएगी कि हाँ भाई आपके पास शेयर है। शेयर इशू कैसे होता है, शेयर सर्टिफिकेट, इसकी फॉर्मेट क्या होता है, इसके अदर मैटर्स क्या होते हैं, मे बी स्पेसिफाइड, अगर बता देंगे तो जब बताएंगे तब याद रखेंगे, अभी कुछ भी नहीं बताया।
तो बस अभी शेयर्स की कुछ बेसिक खसूसियात बताइए। डन। सर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो करते हैं एंट्री इसकी सीडीसी में, जी, जी। वो कोई कंपनीज यानी मना भी कर सकती हैं कि हमारे शेयर्स नहीं है? जी बिल्कुल, वो कंपनियां जो एलिजिबल ना हो ना, जो अपने आप को सीडीसी में रजिस्टर ना करवाएं, उनकी फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है ना कोई, उसी तरह से कंपनी सीडीसी में भी लिस्ट होती है। सीडीसी में फिर परमिशन होगी, फिर मैं वो वाली कंपनी की शेयर सीडीसी में डलवा सकता हूँ, अदरवाइज। तो सर पब्लिक कंपनीज नहीं होंगी सीडीसी में, बाकी प्राइवेट के तो? जी बिल्कुल, यहाँ पे लिस्टेड के अलावा पब्लिक कंपनीज भी आ सकती हैं, अदर देन लिस्टेड भी सीडीसी में जा सकती है। तो सीडीसी में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग हो रही है, वरना फिजिकल कागज है उसके ऊपर शेयर सर्टिफिकेट आ रहा है। इससे ज्यादा उन्होंने बताने की कोशिश नहीं की और हमें सोचने की भी नहीं दिया। उन्होंने कहा शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है, क्या फॉर्मेट है, किस तरह से होगा, उससे रिलेटेड और मामला क्या है, मे बी स्पेसिफिक। सर सीडीसी में हर किस्म की कंपनी आती है, मतलब प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बाय डिफॉल्ट उसकी वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, लेकिन पब्लिक हर तरह की आ जाती है, लिस्टेड या अनलिस्टेड। सर पार्शली शेयर जब ट्रेड होगा स्टॉक एक्सचेंज में, तो सर उसका जो पेमेंट होगी हाँ, वो ट्रांसफर होती जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी खरीदेगा वो पूरी पेमेंट नहीं देगा, वो उस बंदे को उतने परसेंट ही देगा जितने परसेंट का वो हिस्सेदार है, और बकाया जितना उधार है वो उसके लिए कंपनी का मकबूज रहेगा। जी, और इसी तरह चलता इसी तरह चलता रहेगा, और वो पेमेंट करने का नहीं सोचेंगे। अगर पेमेंट कब हुई तो उस वक्त जिसके हाथ में वो फंस जाएगा, या पिछले 1 साल में जिसके हाथ में होगा वो फंसेगा। तो ये पार्टली पेड का अब कॉन्सेप्ट असूलन डिस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी भी एक बहुत ही रिमोट चांस है कि 1984 से पीछे की शायद कोई कंपनी अभी इस तरह से चल रही है। पिछले कोई तकरीबन कितने साल हो गए? 16 और 21 37। तो पिछले 37 साल में तो ये रूल करामत नहीं रहा। 37 साल से पुरानी कोई कंपनी हो और उस वक्त पार्टली पेड हो और पिछले 37 साल में पे भी ना हुआ हो, तब जाके उनकी बात आएगी। शेयर हमें समझ आया। ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल, किताब को अचानक से लगा के बच्चों को बता देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको बता देना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल कितना है, मैक्सिमम अमाउंट जहां तक आप की जानने का सोच रहे हैं, और इशूड और पेड अप जितना आज की डेट पे कंपनी ने इशू किया है, जिसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे आए हुए हैं, ये ऑथराइज के बराबर हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपका इशूड कैपिटल बढ़ाना और ऑथराइज में गुंजाइश ना हो तो फिर आप पहले क्या करेंगे, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज चेंज करेंगे मेमोरेंडम की, उसको बढ़ाएंगे, फिर आप उतना इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप अकाउंटेंट्स हैं, आपको पता है, हर बंदे को नहीं पता होता ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल का फर्क। मैं एक सवाल पहले भी क्लास में पूछा था, दोबारा पूछ लेता हूँ, इन दोनों में से लायबिलिटी कौन से वाले होते हैं? मतलब एक कंपनी की लायबिलिटी उसको ऑथराइज कैपिटल से पता लगता है या पेड अप कैपिटल? तो ऑथराइज से तो बस ये पता लगता है कि यहाँ तक जा सकती है। आम आदमी को ये पता होता है कि जितना कंपनी का कैपिटल होता है कंपनी उतने पैसे देने के लिए लायबल हो। अब एक आम आदमी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट देखे और उस पर लिखा हुआ हो कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 20 करोड़ है, तो वो क्या समझेगा? समझेगा कंपनी की लायबिलिटी 20 करोड़ है। अब उस बेचारे को तो नहीं पता कि ऑथराइज कैपिटल तो किसी और चीज को कहते हैं, तो लॉ यहाँ डर गया। लॉ ने कहा अगर कभी भी कोई कंपनी अपने किसी भी इश्तिहार, किसी भी नोटिस, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी कागज कभी भी अपना ऑथराइज कैपिटल बताएगी, उतने ही वाज़ेह तरीके से, उतने ही प्रोमिनेंट तरीके से, उतनी ही ज्यादा विजिबिलिटी के साथ आप अपना पेड अप कैपिटल भी उसी जगह दिखाएंगे, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट देखें तो लिखा ऑथराइज कैपिटल 20 करोड़ और पेड अप कैपिटल 1 करोड़, तो वो पलट के किसी सियाने से जरूर पूछे पाए ना दो किस तरह की कैपिटल है, तो फिर उसे पता लगे कि ऑथराइज जो है वो है जो मैक्सिमम लिमिट है और लायबिलिटी है 1 करोड़ की। तो रूल ये है कि इफ अ कंपनी मेंशन इट्स ऑथराइज कैपिटल इन एनी एडवर्टाइजमेंट और नोटिस और स्टेटमेंट, कहीं पे भी अगर मेंशन करती है, इट शैल आल्सो मेंशन द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। सिर्फ इतना ही नहीं तो लोग छोटा सा वो स्टेरिक लगा के नीचे करके बता देते हैं। इन इक्वली कॉन्स्पिशियस लेटर एंड इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन, उतने ही वाज़ेह, उतने ही जल्दी हरूफ में, अगर वो नीले रंग से आपने 15 साइज का फॉन्ट रखा हुआ है तो फिर ये भी नीले रंग से 15 साइज का फॉन्ट होना चाहिए कि यूजर उसको उतना ही बराबर कंसीडर करें जितना बराबर ये लिखा हुआ है। तो ये चीज आपने उसमें बतानी है। अगर आप इसमें डिफॉल्ट करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ये उन्होंने कहा है कि सारा कुछ है। फुली पेड शेयर आपको पता है कि आपको जो है सिर्फ फुली पेड शेयर होता है। प्रीवियसली ऐसा होता था लेकिन अब ये इजाजत खत्म हो चुकी है। बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
सर जो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है जी जी इसके अंदर जो शेयर ऑप्शन दिए होते हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर जो होते हैं हाँ। वे भी ऐड होते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे IFRS 2 सीए फाइनल में आप आ जाए शेयर बेस्ड पेमेंट का एक पूरा सिस्टम होता है। हम एक इक्विटी रिजर्व क्रिएट कर देते हैं और फिर जितने जितने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते जाते हैं हम उतने इक्विटी रिजर्व में से इक्विटी में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। लंबी चौड़ी कहानी होती है, उसका एक वेस्टिंग पीरियड होता है, उस वेस्टिंग पीरियड के ऊपर सारी मुझे जो ऑथराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू जैसे आपने 20 करोड़ बताया जी, जी, तो बिल्कुल। इसका ये मतलब अगर फेस वैल्यू 10 है हाँ तो जितने शेयर बनेंगे जितने शेयर ऑप्शन में हाँ, भी हिसाब लगा जितने शेयर वो ऑथराइज है। आपकी पेड अप कैपिटल जितना भी है आप उसके अंदर अगर ऑप्शंस ऐड करते हैं तो आप ऑथराइज से ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि उन ऑप्शंस ने एक्सरसाइज होने, जब एक्सरसाइज होंगी तो पेड अप कैपिटल बन जाएंगी, तो उस वक्त भी आपके ऑथराइज के अंदर रहनी चाहिए। तो ऑथराइज सबसे बड़ी लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। वो अगर चेंज करनी होगा फिर वो चेंज करनी होगी तो उसका अलग प्रोसेस होगा। जी क्लियर। किताब ने सोचा आपको नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी बता दें। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू भी कहती है, पार वैल्यू भी कहती है। ये दोनों तीनों नाम इसके आप नोट कर लें। नॉमिनल वैल्यू बहुत बारी बोली, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू या पार वैल्यू, तीनों का एक ही है जो कागज के ऊपर लिखी हुई वैल्यू वाली है। अच्छा 10 रुपए का कागज है, याद है हमने कहा था 10 रुपए का कागज है। अगर एक बंदा मार्केट में किसी को कहता है मेरी कंपनी बड़ी प्रॉफिटेबल है, हर दफा 2 रुपए तो डिविडेंड भी आ जाता है और कंपनी की वर्थ भी बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है वो 10 रुपए का शेयर ज्यादा महंगा भी बेच जाए। याद है वो जो महंगा बेचेगा मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू है कि मार्केट में कितने का बिक रहा है। तो हो सकता है आज एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है और मार्केट में वो 230 रुपए बिल्कुल, और हो सकता है मार्केट में 4 रुपए। तो फेस वैल्यू इज द वैल्यू जो कि कागज पे आ रही है, जो पहली दफा कंपनी को पैसे मिले होंगे, वेरी फर्स्ट टाइम जब इशू हुआ था। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू, तीनों का सेम मतलब है। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे किस तरह से ट्रेड हो रहा है। यूजुअली नॉर्मली ये हायर होती है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता को PIA टाइप की कंपनी है और गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उसे चला रही हो, तो वो शेयर जो है वो 6-7 रुपए पे बेचारा पड़ा रहता है। जी सर ये कंपनी लायबल फेस वैल्यू तक की होती है, कंपनी फेस वैल्यू तक होती है, मार्केट वैल्यू पे। सर अगर कंपनी बाद में शेयर इशू करती है, लेट्स सपोज 20 साल के बाद, ठीक है, फिर फिर देखिए अब कंपनी अगर 20 साल बाद शेयर इशू करती है और मार्केट में 200 का शेयर चल रहा है, तो कंपनी की भी ख्वाहिश होगी कि भाई हम 200 रुपए पे इशू करेंगे क्योंकि मार्केट में तो 200 का मिल रहा है। तो दिस इज अलाउड कि कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू कर सकती है, उसकी कुछ रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके। फिर अकाउंटिंग ये कहती है कि अब जब 10 रुपए से ऊपर आप जो लेंगे ना वो कहलाएगा शेयर प्रीमियम। आप उसको एक इक्विटी रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे और उसमें से सिर्फ खास तरह के काम कर सकते हैं। बट कैपिटल के तौर पे आप उस 200 रुपए में से रिकॉर्ड 10 रुपए करेंगे, तो कैपिटल हमेशा आपका उतना ही रहेगा। वो जो आपने इजाफी चीज ली आप कहेंगे ये प्रीमियम है, आप कम पे भी इशू कर सकते हैं, वो डिस्काउंट कराएंगे। मुझे आगे बहुत मजा आया करेगा क्योंकि लोग FR2 के साथ कमती लॉ पढ़ा करेंगे, तो उस वक्त तक तो सारी बातें, सारी अकाउंटिंग सबको पहले से इतनी क्लियर होगी कि मैं भी आधा जुमला बोलूंगा और फौरन से सारे लोग पिक कर दिया करेंगे। फिर मुझे कंपनी भी नहीं समझाना पड़ा करेगी क्या चीज होती है, क्योंकि कंपनी को इतनी दफा पढ़ के सुन के आ रहे होंगे, तो बस मैं तो इंतजार करूंगी जल्दी से ये पेपर जो है ना जरा और मैच्योर हो, ताकि जो है वो जितना मैच्योर होता जाएगा उतना बच्चे इसमें नॉन सीरियस होते चले जाएंगे। खैर यहाँ तक बात समझ आई, बात हमें समझ आ गई। काइंड ऑफ क्लासेस, एक शेयर की कई काइंड्स हो सकती हैं, हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। कंपनी के शेयर कैपिटल है ना, उसके अंदर कई काइंड्स के शेयर कैपिटल हो सकते हैं। क्या जी, हम कहेंगे ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये ग्रुप ए शेयर्स हैं, ये ग्रुप बी शेयर्स हैं, ये अल्फा शेयर्स हैं, ये बीटा शेयर्स हैं। हर कंपनी को अलाउड है कि वो जितने मर्जी कैटेगरी के शेयर देना चाहे वो कर सकते हैं, तो ये बन जाएंगी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। यहां तक बात क्लियर है। फिर जो ऑर्डिनरी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है, इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हो सकती है। ये ज्यादा डिविडेंड वाले, ये कम डिविडेंड वाले, इनकी वोटिंग पावर ज्यादा, इनकी वोटिंग पावर कम, तो उसके अंदर फर्दर सब क्लासेस भी हो सकती है। तो शेयर्स की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। जितनी भी आपकी काइंड्स होंगी आप अपने ऑथराइज कैपिटल को भी उतनी ही काइंड में डिवाइड करके दिखाएंगे कि हमारा ऑथराइज कैपिटल में से 200 मिलियन पेड अप कैपिटल का है और 200 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स है और 300 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स।
अब आप कहेंगे कि सारे अजीब से नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये क्या होते हैं? तो इनके डिफरेंसेस का एक टेबल है। और इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई, आईकेपी की किताब में ये पैराग्राफ फॉर्म में होता था, मैंने इस पे टेबल बनाया होता था। तो इस दफा उन्होंने जब किताब अपडेट की तो मेरे वाला टेबल उठा के इस्तेमाल कर लिया। तो मतलब जो है ना अच्छा लगा कि चलो उनको समझ आ गई कि वो पैराग्राफ में पढ़ाना जो है ना वो बड़ा अजियत था, कंपैरिजन करना। पहले उन्होंने ऑर्डिनरी सारा समझाया, फिर प्रेफरेंस सारा समझाया, तो वो यूजर बेचारा समझ ही नहीं पाता कि इन दोनों में फर्क क्या है। प्रेफरेंस पर जब बताता है तो ऑर्डिनरी भूल चुका होता है। हाँ वो ऐसे ही है। तो इसलिए ना ये सबसे आइडियल है इसको लाइन बाय लाइन कंपेयर किया जाए। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जिन पे वोटिंग पावर मिलती है, प्रेफरेंस शेयर्स पे नॉर्मली वोटिंग पावर नहीं। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो जगह आपको प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड में और वाइंडिंग अप के बाद। यस सर। यानी कि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट कमाने के बाद वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने में हमेशा पहला राइट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इनको डिविडेंड दिया जाएगा। फिर अगर पैसे बचेंगे तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। तो एक तो इनको प्रेफरेंस मिलती है। नंबर 2, इनका डिविडेंड डिफाइंड होता है, फिक्स होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर आप खरीदते हैं उस पर लिखा होता है 8% प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि आपके जितनी भी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है मल्टीप्लाई बाय 8%, इतना डिविडेंड आपको हर दफा मिलना है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट, कि आपने कंपनी को पैसे दिए हुए और 8% सालाना आपको सूद मिल रहा है। तो आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज से इसमें डिविडेंड मिलता है। कंपनी को प्रॉफिट बहुत अच्छा हो तो भी आपको इतना ही मिलेगा, बहुत हल्का हो तो भी आपको इतना ही मिलेगा। बट एक रूल आपने नहीं पढ़ा होगा कि डिविडेंड अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो डिविडेंड देगी वरना नहीं देगी। अब अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और ये प्रेफरेंस डिविडेंड ये इनको नहीं दे पा रहे, फिर क्या होगा? इसमें दो तरह की ऑप्शन होती है, कुछ होते हैं क्यूमुलेटिव, कुछ होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि वो प्रॉफिट उस साल नहीं मिला, अगले साल ऐड होके मिल जाएगा। पिछले वाले में ऐड होके अगले साल वो क्यूमुलेटिव मिल जाएगा, अगर वो क्यूमुलेटिव वो है प्रेफरेंस। और नॉन क्यूमुलेटिव, जिस साल प्रॉफिट उस साल मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं है उस साल जाएगा, क्यूमुलेट नहीं होगा, ऐड ऑन नहीं होगा। तो इनको एक तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिली और दूसरा इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिला। फिर जब कंपनी बंद हो रही होगी, जब बंद होगी तो पहले इन प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को पूछा जाएगा कि हाँ भाई पहले देखेंगे पैसे कितने, इनको इनकी असल रकम फेस वैल्यू वापस कर दीजिएगा। अब उसके बाद कंपनी में कुछ नहीं बचा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की किस्मत, कई अरब बच गए तो भी उनकी किस्मत। इसका मतलब ये है कि दो तरह के इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोच रहा है, एक इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म सोच रहा है। जो डर के चल रहा है ना वो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा, वो कहेगा अच्छा चलो मैं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे हर साल 8-8 रुपए आते रहे, अगर कंपनी बंद भी हो जाए मेरा 100 आराम से निकल आएगा वापस। जॉब और बिजनेस। हाँ, दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर वो इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी में वोटिंग पावर ले रहा है, कंपनी के ओनर्स में कहला रहा है, कंपनी की आगे डिसीजंस को अपने वोट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। और वो कहता है कोई बात नहीं, देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को तो हमेशा फिक्स्ड डिविडेंड मिलना है, कंपनी तूफानी प्रॉफिट कमाए तो भी उतना ही मिलना है, कम प्रॉफिट कमाए तो भी। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को तूफानी प्रॉफिट्स में शायद 10 रुपए के शेयर पे 8-8 रुपए डिविडेंड मिल जाए। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म सोचा है कि ठीक है जी मैं कंपनी में हिस्सेदार बनता हूँ, और जब कंपनी बंद होगी तो इसके जहन में ये है कि कंपनी के रिजर्व्स बहुत ज्यादा होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका ओरिजिनल देने के बाद जो बचेगा सरप्लस समेत वो इनमें डिवाइड हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सरप्लस नहीं मिल रहा, उनको उनकी असल रकम वापस मिल रही है। अब जरा इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कब मिलेगा? एंटाइटल्ड टू रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर वालों को एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर परसेंटेजेस नॉमिनल। वाइंडिंग अप में दे हैव प्रायर राइट ऑफ रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू इनको पहले मिलेगी, बट नो फर्दर शेयर इन surplus. Receive payment if any after paying nominal value to the preference shareholders को पैसे देने के बाद अगर बचेंगे तो इनको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासेस। अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक क्लास तो अभी हमने पढ़ी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है प्रीवियस जो डिविडेंड है वो इकट्ठे हो जाएंगे, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है इकट्ठे नहीं होंगे। एक इसमें कैटेगरी होती है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब है वो कुछ अरसे तक प्रेफरेंस शेयर रहेंगे और उसके बाद किसी शर्त पे ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस तो नहीं है अभी आपके आज स्टार्ट है।
सारी डिटेल्स SKR 1 में है लेकिन बस ठीक है सर, तो IS बहुत मजा आया 33 करेगा। EPS। फिर तो मुझे कुछ भी नहीं बताना पड़ा करेगा, ये सारी बातें कन्वर्टेबल और ये सारा ठीक हो गया। फिर तो रिडीमेबल का वर्ड भी आपने सुना होगा। यस सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि काबिल वापसी भी है। बिल्कुल। मैं तो खुशी मेरी बढ़ती सर है। हमने नहीं पढ़ा भाई। ठीक है, वो Yes. मेरी खुशी दोबारा से बढ़ती जाए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में सर आप आसानी से मिलेंगे। हाँ, अगली अटेम्प्ट में जो है ना, बल्कि अगली से अगली अटेम्प्ट, जब तक वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो काबिल वापसी है। कंपनी ने इशू किया, कुछ समय बाद कंपनी के पास ज्यादा पैसे आ गए, कंपनी ने पैसे देके अपने ही शेयर वापस ले लेने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी, ना काबिल वापसी भी। कन्वर्टेबल भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। कन्वर्टेबल मतलब प्रेफरेंस में कन्वर्ट, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाए। क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या करेंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स में फिर हम उसके राइट्स चेंज कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स चेंज कर रहे हैं, डिविडेंड के राइट्स चेंज कर रहे हैं। इनको ज्यादा मिलेगा, इनको कम मिलेगा, इनके पास डबल वोटिंग पावर होगी, इनके पास आधी वोटिंग पावर होगी। तो मेंबर्स मिलके ये काम कर सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज कर दें। मेरा एक सवाल है, क्या शेयर होल्डर के राइट ऐसे ही चेंज कर सकते हैं आप? कहाँ लिखे होते हैं आर्टिकल राइट्स? आर्टिकल में लिखे होते हैं। तो जाहिर है आर्टिकल में अगर शेयर होल्डर्स के राइट्स लिखे हुए हैं और आपने वो राइट्स बदलने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और आप राइट्स बदल रहे हैं, उनकी क्लास की उस क्लास की 3/4 मेजॉरिटी से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और एक बात तो कब से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी को किसी डिसीजन पे एतराज होगा तो कितने परसेंट किसने 10% 3 दिनों में अदालत जाके कह सकते हैं कि ये डिसीजन हमें अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? प्रेफरेंस शेयर वालों की लायबिलिटी उतनी होगी जितना उन्होंने दी है, जितने पैसे दिए बस ये फर्क है कि बाइंडिंग अप के बाद उनको वो पैसे वापस मिल जाएंगे अगर हुए तो। रिस्क ये भी ले रहे हैं लेकिन थोड़ा कैलकुलेटेड, और पहली प्रेफरेंस कि कम भी हुए तो शायद इनकी बारी लग जाए, उन तक ना पहुंच सके। जी रिडीमेबल और डिबेंचर? डिबेंचर एक प्रॉपर लोन का सर्टिफिकेट है, प्रॉपर मतलब वो कंपनी का मेंबर नहीं है, कंपनी में इक्विटी शेयर्स में वो नहीं है, ये शेयर होल्डर्स के अलावा, यानी कि जो शेयर होल्डर है कंपनी को लायबिलिटी के तौर पे नहीं इक्विटी के तौर पे ट्रीट करेगी। लेकिन रीपे तो करना ही है, तो टर्म्स ऑफ बिल्कुल सही करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कंपनी लॉ का और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर को और वो प्रेफरेंस शेयर को अलग अलग ट्रीट करती है। जो इरिडीमेबल वो है कभी भी वापस नहीं करना, वो फिर इक्विटी बन जाता है। इरिडीमेबल है ना, उसमें वापस होना ही नहीं है, उसमें बस आपने इंटरेस्ट, और जो रिडीमेबल है वो अपनी लायबिलिटी बन जाती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा फर्क है, लेकिन लॉ की नजर में वो दोनों शेयर्स की किस्म है और लॉ उनको इक्विटी में काउंट करता है। सर ये डिफरेंट क्लासेस जो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की, इनकी कैटेगरीज बना ली हमने। हाँ, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स थे, हम लोग आपस में सोच सकते हैं, फर्स्ट फॉर एग्जांपल कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है और कंपनी वाले चाह रहे हैं कि हम 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन 10 करोड़ नहीं है इनके पास। इनका चलो काम करते हैं 10 करोड़ हम बाहर वालों से पकड़। अच्छा, फिर मौजूदा जो लोग मेंबर्स हैं वो कहेंगे हमने पिछले 15-20 साल इतना मुश्किल टाइम गुजारा, सारा कुछ है, और अब जब प्रॉफिट कमाने का टाइम आया तो आप बाहर के लोगों को बुला के हमारे बराबर के हिस्सेदार बना देंगे। तो हो सकता है मेंबर्स ये चीज एग्री करेंगे, अब जो नए शेयर्स इशू होंगे उन पे वोटिंग पावर हाफ होगी, या जो अब नए शेयर्स इशू होंगे उनके ऊपर डिविडेंड का राइट हाफ होगा। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी में एक से ज्यादा तरह के ऑर्डिनरी शेयर्स हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वोटिंग राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ राइट डिस्प्रोपोर्शनेट टू पेड अप शेयर कैपिटल। हम कहेंगे जी शेयर 100 का भी होगा तो वोटिंग पावर 50 की मिलेगी। ये यूं कह सकते हैं कि उनको इक्वल मिलेगी, हम जो मौजूदा लोग हैं हमारी वोटिंग पावर डबल कर देते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। नो वोटिंग राइट्स सिरे से खत्म कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के डिविडेंड, राइट शेयर्स, फलाना शेयर्स के भी राइट्स चेंज कर सकते हैं कि कैटेगरी ए वालों को ज्यादा मिला करेगा, कैटेगरी बी वालों को। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऐसा करेंगे कुछ लोग ऑफेंड होंगे, नए आने वाले ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें फिर रूल ये है कि पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके राइट चेंज करें। दूसरा, जो ऑफेंड हो रहे हैं, जिसकी क्लास अफेक्ट हुई है, उनकी 3/4 मेजॉरिटी से भी उसकी अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद भी उनमें से 10% लोग, मतलब सर पैसा बोलता है अदालत। हाँ, गेम तो वही है, मतलब मेजॉरिटी अथॉरिटी। कंपनी लॉ ने तो पहला ही दिन पहली बात ही कमर्शियल की थी, उसने कहा दोस्ती यारी कोई नहीं, पैसा दो तो शेयर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। जितना मर्जी सर्विस प्रोवाइडर हो, जितना मर्जी अच्छा वो काम करो, पैसा लाओगे तो तुम कंपनी में मेंबर बनोगे वरना नहीं। तो कंपनी लॉ तो है ही कमर्शियल, ये तो है ही कंपनी लॉ, हम बड़ी कॉर्पोरेट दुनिया है।
कंपनी जो कि बिजनेस करती है। जी सर ये किस बेस पे कन्वर्ट होते हैं? ये प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर किस बेस पे कन्वर्ट होते हैं ऑर्डिनरी शेयर? ये इसमें कोई टाइम रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी को आज पैसों की जरूरत पड़ी है तो कंपनी ने क्या किया, ऑर्डिनरी शेयर इशू नहीं किए, प्रेफरेंस इशू कर दी है जिनको वोटिंग पावर नहीं है, और कहा 3 साल गुजरने के बाद आपका शेयर खुद ब खुद ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, मौजूदा लोगों को वोटिंग पावर 3 साल तक मिली रहेगी, नए लोगों का पैसा भी आ गया और आने वालों को ये हौसला हो गया कि शुरू के 3 साल जो डाउट वाले हम सिक्योर चलेंगे, और जब कंपनी सही चलना शुरू हो गई तो हमें ऑर्डिनरी में शिफ्ट हो गई। तो ये टाइम पे भी हो सकता है, ये इवेंट पे भी हो सकता है। ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, हम आपको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोई भी कंटिजेंसी इसमें रखी जा सकती है। शुरू में कागज पे लिखा होता है कि किस बेस पे कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने से पहले तक वोटिंग पावर नहीं होती, कन्वर्ट होने के बाद वोटिंग पावर आ जाती है। जी बात समझ आई? ये जो कैटेगरीज और वेरिएशन की हमने बात की, वेरिएशन अगर करनी है अपने राइट्स में तो ये बात हमने, ये मैंने आपको कहा था, ये बात हमने पहले पढ़ी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और जिस पर्टिकुलर क्लास के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं उसकी 3/4 मेजॉरिटी पे अप्रूव करेंगे। फिर भी अगर उसमें मेंबर्स अफेक्ट हुए हैं तो 10% लोग 30 दिन में अदालत जा सकते हैं और अदालत डिसीजन को रिवर्स भी कर सकता है। ये सारी बातें आप इससे पहले जानते हैं। अदालत क्यों रिवर्स करेगा? अगर अदालत में इन दो में से कोई एक बात साबित कर दी तो अदालत इस डिसीजन को रिवर्स कर सकता है। दो में से एक भी बात अगर आपने साबित कर दी, वो दो बातें क्या हैं? एक कंपनी ने कुछ सर्टेन फैक्ट्स विदहेल्ड कर लिए थे, छुपा दिए, दैट कुड लीड टुवर्ड नॉट पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अगर मेंबर्स को पता होता तो वो कभी भी पास ना करते इस रेजोल्यूशन को। कंपनी ने कुछ खास बातें जो अहम थी दिमाग में रखने वाली वो छुपा ली। ओरिजिनल लॉ में अल्फाज है which could have a bearing on decision, जिससे डिसीजन पे कोई इंपैक्ट पड़ता। तो अगर साबित हो जाए कि कंपनी ने कुछ चीजें छुपा के रेजोल्यूशन पास किए पर तो धोखा हुआ है तो रिवर्स हो सकता है। या साबित हो जाए कि उस वक्त नहीं लग रहा था लेकिन अभी रेजोल्यूशन पास होने के बाद साफ नजर आ रहा है कि ये शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, उनको प्रेजुडाइज कर रहा है, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, उनके लिए हार्मफुल है। तो दो में से एक भी बात अगर साबित कर दें, या वो साबित कर दें कि धोखा हुआ है, चीजें छुपाई गई थी, या वो साबित कर दें कि ये चेंज हमारे लिए तकलीफ देह है, इन दोनों में से कोई भी एक सूरत हो तो कोर्ट इस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है। डन? मैं बड़ी कोशिश करूं स्लो पढ़ने की। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज होती है आपको पहले से ही पता है जी। ये 15 डेज वाला क्या है? जी ये जो ऑर्डर की कॉपी है ना, आप रजिस्ट्रार को 15 दिन में जमा करा देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार को आपने पहले स्पेशल रेजोल्यूशन जमा कराई होगी ना पिछली, तो आप उसे बता देंगे कि अब इस पे रिवर्सल का ऑर्डर आ गया है। ये कोर्ट जमा करवाएगी कि हम जमा कराएंगे जी। सीधा सिर्फ कोर्ट के पास जाएंगे, एससीसीपी के पास नहीं, 3 जगह आपने ध्यान में रखना है। मीटिंग के अगेंस्ट जाना हो, डायरेक्टर के इलेक्शन के अगेंस्ट जाना हो, या राइट्स के चेंज के अगेंस्ट जाना हो, तीनों जगह सेम सेक्शन बार बार कॉपी पेस्ट होता है। 10% लोग होंगे, 30 दिन होंगे और अदालत होगी, और हमेशा लिखा अदालत नल एंड वॉइड कर सकती है उसे, और फिर अदालत का फैसला आपने आगे जमा कराना है। और जमा 15 डेज ही ये डाउट है, ये इसको एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में 15 दिन की। सर कौन सी 3 जगह? मीटिंग्स, राइट्स और डायरेक्टर जी। मीटिंग के अगेंस्ट जाना हो, डायरेक्टर के इलेक्शन के अगेंस्ट जाना हो, या इसके अगेंस्ट, आपको ये 3 जगह सेक्शन नजर आता है और तीनों जगह मुख्तलिफ अल्फाज हैं। बस इधर नई बात ये है कि इन्होंने 2 रीजंस भी दे दी हैं जो बाकी जगह नहीं। डन? फाइनल चीज, कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन कैसे करें? जवाब आपको पहले से पता है, मैंने सिर्फ अल्फाज पे बहस करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब इसमें अहम अल्फाज क्या है? इंक्रीज हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, सब डिवाइड हो सकता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे लिखते हैं? यहाँ पे मुझे बोर्ड चाहिए होगा। इस साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हमें ब्लैक चाहिए। वाह।
ऑथराइज कैपिटल क्लॉज कैसे लिखी हुई होती है? हम कहते हैं हमारा ऑथराइज कैपिटल है 70 मिलियन डिवाइडेड इनटू 7 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10। तीन चीजें लिखी होती हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, टोटल। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज याद हमने कहा था कि आप बताओ टोटल कैपिटल कितना है और डिवाइडेड इनटू कितने शेयर्स ऑफ कितनी फिक्स अमाउंट है। अब ऑथराइज कैपिटल क्लॉज चेंज करनी है तो कहां चेंज कर सकते हैं? आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, फेस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, फेस वैल्यू को कम कर सकते हैं। इसको बढ़ाने का मतलब है इंक्रीज कर दें, इसको कम करने का मतलब है डिक्रीज कर दें या कैंसिल कर दें। इसको कम करने का, इस 10 रुपए को मजीद छोटे टुकड़ों में तोड़ने का मतलब है सब डिवाइड कर दें। इस 10 को मजीद ऊपर करना, जोड़ना, 2 10 वाले जोड़ के एक 20 का बना दें कुछ और, इसको कहेंगे कंसोलिडेट। तो आसान अल्फाज में कोई कंपनी अपना टोटल ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकती है, टोटल कम कर सकती है, फेस वैल्यू कंसोलिडेट कर सकती है बड़ी अमाउंट पे, या फेस वैल्यू स्प्लिट छोटी कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, सब डिवाइड कर सकती है मजीद छोटी वैल्यू। तो ये 4 में से कोई भी एक काम करना होगा तो हम कहेंगे हमारी ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। ऐसे में जहन में ये रहे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। आपका 70 मिलियन कैपिटल है, आप कहते हैं हमने 10 मिलियन ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है, तो ये 70 मिलियन से क्या कर देंगे? 80 मिलियन। शेयर 10 रुपए का ही रहेगा, यहाँ चेंज आ जाएगी। बिल्कुल। अब आप कहेंगे हमारा ऑथराइज कैपिटल 7 मिलियन शेयर्स नहीं है, 8 मिलियन शेयर्स। अगर आप 70 मिलियन को नीचे करें, 60 मिलियन कर दें, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या फर्क पड़ेगा? 6 मिलियन। सोच के बताएं 70 मिलियन को हम कितना नीचे कर सकते हैं, कहां तक ले जा सकते हैं? तो किताब के अल्फाज हैं कि उतना पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल कैंसिल किया जा सकता है जितना अभी तक पे नहीं हुआ। तो अगर 40 मिलियन है पेड अप कैपिटल और 70 मिलियन ये है, तो हम कहेंगे हम 70 मिलियन को 40 मिलियन तक नीचे ला सकते हैं। कंसोलिडेट और सब डिवाइड, हम फेस वैल्यू कंसोलिडेट कर सकते हैं लार्जर अमाउंट में। अच्छा, 10 रुपए का शेयर अगर 20-20 रुपए का होता है, टोटल हम सेम रखना चाहते हैं, तो फर्क किस पे पड़ेगा? 7 मिलियन की वजह 3.5 मिलियन। अगर ये 10 रुपए को 5 रुपए कर दो, टेक्निकली वो, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स जब भी बढ़े या कम हुए तो पुराने नंबर जो शेयर्स थे और नए शेयर्स हैं उनके राइट्स में फर्क कोई नहीं है। सिर्फ ये हमने मैथमेटिकली, क्योंकि पेड अप कैपिटल तो हो सकता है 10 मिलियन पे खड़ा हो, ये तो हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो ये 4 तरह के काम हो सकते हैं, बात समझ आ रही है? एक दफा देखते हैं ये भाई अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कंपनी अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती है उस अमाउंट तक जहां तक उनको मुनासिब है, इंक्रीज कर सकती है। कैंसिल कर सकती है ऑथराइज कैपिटल का उतना हिस्सा which has not been paid up till the date of cancellation, उतना पोर्शन कैंसिल कर सकते हैं। कंसोलिडेट शेयर्स इनटू लार्जर अमाउंट देन फिक्स्ड, सब डिवाइड शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट देन फिक्स्ड। ओवरऑल न्यू शेयर जो भी कंपनी में कंसोलिडेशन या सब डिवीजन की वजह से इशू होंगे शेल रैंक इक्वली विद एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर्स में जो इजाफा या कमी हुई है वो उससे को फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये काइंड्स के लिहाज से भी चेंज हो सकती है? जी बिल्कुल, मतलब आप ये किसी एक कैटेगरी में भी चेंज कर सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल में अगर 2 वो है तो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस अलग अलग बताया हुआ है, आप उसके अंदर फर्दर चेंज कर सकते हैं। डन? छोटा सा क्यूट सा चैप्टर खत्म तो नहीं हो गया? कुछ रह तो नहीं गया? खुदा ना खास्ता रहे कुछ भी नहीं। तो जनरल सी डिस्कशन है और चूंकि बड़ी कॉमन सी डिस्कशन और हम आगे भी बहुत सारी ऐसी बातें करते रहते हैं, तो इस जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। क्यों? क्योंकि 2.25 सफ़े का सबसे कम टाइम में तैयार हो जाना है, तो सबसे पहले से तैयार किया। मैं नहीं कह रहा ज्यादा सवाल यहाँ से आएंगे, लेकिन यहाँ वाला सवाल अगर रह गया तो फिर बड़ा दुख होगा। और 2 ही सवाल उन्हें पसंद है, या वेरिएशन वाला सेक्शन या ये वाला सेक्शन। वेरिएशन आप सवाल देखेंगे तो आपको यही 2 सवाल नजर आएंगे। डन? कल अच्छी तरह से देख के आए, इस पर थोड़ा सवाल जवाब करेंगे, टेस्ट को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह जितना टाइम बचा होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, डिविडेंड या अकाउंट्स।